नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही सशक्त कहानी घास वाली, जिसे कुछ लोग मूलिया का मान भी कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बातचीत करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये कहानी वाकई बहुत मार्मिक है। बिल्कुल। तो हमारे पास स्रोत तो ये कहानी खुद ही है, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके किरदारों को, उनके मन के अंदर जो चल रहा है और वो समाज जिसमें वो जी रहे थे, उसे समझने की कोशिश करना है। सही बात है। मतलब आत्मसम्मान और मजबूरी के बीच जो टक्कर होती है ना, वो इस कहानी में बहुत खूब दिखाई गई है। हाँ, तो चलिए इसी कहानी के जरिए मानवीय गरिमा और बदलाव की जो संभावनाएं हैं, उन्हें थोड़ा टटोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक काफी तनाव भरे सीन से। मुलिया है कहानी की मेन कैरेक्टर। वो घास लेकर लौट रही है, चेहरा एकदम तमतमाया हुआ है और आंखों में कुछ अजीब सी शंका दिखती है। हम्म। उसका पति है महावीर। वो पूछता है भाई क्या हुआ, पर वो कुछ बताती नहीं, टाल देती है और आंखें भर आती हैं उसकी। हाँ, यहीं से एक तरह का सस्पेंस बनना शुरू हो जाता है कि आखिर हुआ क्या है। बिल्कुल, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, और प्रेमचंद जी फौरन हमें मुलिया के कैरेक्टर से मिलवाते हैं। वो लिखते हैं, ऊसर में गुलाब का फूल, मतलब बंजर जमीन पर खिला हुआ गुलाब। क्या बात है। हाँ, जो उसकी असाधारण सुंदरता और पवित्रता को दिखाता है। उसके कठिन मतलब गरीबी वाले जीवन के बिल्कुल विपरीत। गेहुआ रंग, हिरन जैसी आंखें, बहुत सुंदर है। हम्म। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका आत्मसम्मान, उसकी मर्यादा। गांव वाले भी हैरान रहते हैं कि इतनी सुंदर औरत इस महावीर जैसे गरीब इक्के वाले के साथ कैसे। हाँ, ये सवाल तो उठता ही होगा। बिल्कुल। साल भर से वो गांव में है, पर किसी ने उसे कभी इधर उधर ताकते या किसी गैर मर्द से बात करते नहीं देखा। उसका कैरेक्टर एकदम चट्टान जैसा मजबूत दिखाया गया है। सही। और इसी बैकग्राउंड में वो घटना घटती है जो कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक सुबह का वक्त है, हवा में आम के बौर की खुशबू है। मुलिया घास छीलने जा रही थी कि गांव का ठाकुर चैन सिंह उसका रास्ता रोक लेता है। अच्छा। और सिर्फ रास्ता नहीं रोकता, बल्कि उसका हाथ पकड़ लेता है और अजीब तरह से दया की भीख सी मांगने लगता है। मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? ओह, ये तो काफी शॉकिंग है। हाँ बिल्कुल। पर मूलिया का जो रिएक्शन है, वो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वो डरती नहीं, झिझकती नहीं। घास का जो झौवा है वो जमीन पर पटक देती है अच्छा। और सीधे चुनौती देती है, मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। वाह, ये चैन सिंह के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित रहा होगा। वो शायद अपनी सामाजिक हैसियत के नशे में था या मर्द होने के घमंड में। हाँ, शायद यही सोच रहा होगा। और जैसा कहानी में इशारा है, शायद वो नीची समझी जाने वाली जातियों की औरतों को सहज उपलब्ध समझता था। पर मुलिया का ये रूप, उसका गुस्सा, उसका आत्मसम्मान, ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसे शायद पहली बार ऐसी सिचुएशन में शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने फौरन हाथ छोड़ दिया। ये सिर्फ एक फिजिकल बचाव नहीं था, ये मुलिया के कैरेक्टर की ताकत थी। बिल्कुल। मुलिया तेजी से आगे तो बढ़ जाती है, लेकिन जब अकेली होती है तो उसका वो गुस्सा, डर और लाचारी, वो सब आंसुओं में बदल जाते हैं। स्वाभाविक है। वो सोचती है कि अगर वो गरीब ना होती, असहाय ना होती, तो किसकी हिम्मत थी कि उसका ऐसे अपमान करता। और उसे ये भी डर लगता है कि अगर महावीर को पता चला तो भाई खून खराबा हो जाएगा। हाँ, महावीर गुस्सैल भी लगता है थोड़ा। तो वो इस अपमान को पी जाती है, चुप रह जाने का फैसला करती है। मुश्किल फैसला। अगले दिन इसका असर दिखता है। मुलिया अकेले घास लेने जाने से मना कर देती है। अच्छा। उसकी सास है, जो शायद थोड़ी कठोर है, प्रैक्टिकल है, वो ताने देती है, रानी बन के निभाना होगा, काम प्यारा होता है, चाम नहीं। वो दुनियादारी की बात कर रही है, पेट पालने की चिंता। बिल्कुल। उसके लिए डर से ज्यादा जरूरी है कि घर कैसे चलेगा। और यही हमें महावीर की लाचारी दिखती है। वो मुलिया से बहुत प्यार करता है, उसे सेफ रखना चाहता है, पर गरीबी ने हाथ बांध रखे हैं। सही। इक्के का काम वैसे ही मोटर लारियों की वजह से कम हो गया है, सिर पर कर्ज है, घोड़े को खिलाना भी मुश्किल हो रहा है। वो ऊपर से तो कह देता है न मन हो तो रहने दो, लेकिन उसकी आवाज में वो बेबसी साफ झलकती है। वो जानता है कि मुलिया के घास बेचने से ही घर में थोड़ा पैसा आ रहा है। और महावीर की इजरा सी हमदर्दी भी मुलिया के लिए काफी होती है। वो कहती है घोड़ा खाएगा क्या, और फिर दूसरे रास्ते से खेतों की मेड़ों से होकर डरते डरते घास लेने निकल पड़ती है। हिम्मत तो दिखानी पड़ती है। हाँ। फिर एक सिंचे हुए खेत में हरी घास दिखती है। वो रुकती है और काम शुरू करती है।
लेकिन मन में डर तो है अभी भी। और तभी चैन सिंह फिर आ जाता है। ओहो। और इस बार उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ है। वो दूर ही रुक जाता है, कहता है डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि वो अपने ही खेत से घास छीलने का न्योता देता है। ये तो बड़ा अजीब है। मतलब क्या ये सच में बदल गया या कोई नई चाल है? हाँ, शक तो होता है। चैन सिंह और पास आता है, कहता है कि कल जो हुआ उसके बाद वो रात भर रोया, खुद को कोसा, हाथ काट लेने या जहर खा लेने की सोचने लगा था। वो मुलिया से सजा मांगता है। अच्छा। हाँ, कहता है कि वो उसका कुत्ता या घोड़ा बनकर उसकी सेवा करना चाहता है। बड़ा नाटकीय सा बदलाव है ये। मुलिया जो पहले शायद डरी हुई थी, अब बिल्कुल शांत हो जाती है और बड़ी स्थिरता से पूछती है, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? बड़ा सीधा भेदी सवाल है ये। बिल्कुल, कोई लाग लपेट नहीं। चैन सिंह कहता है, बस तेरी दया चाहता हूं। और इस पर मुलिया जैसे पूरी तरह अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ जाती है। हाँ। वो सीधा सवाल करती है, तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? जब चैन सिंह हाँ में जवाब देता है तो मुलिया का अगला तर्क उसे चुप करा देता है। हाँ, वो कहती है अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार ना हो जाते? सही सवाल। क्या महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है? उसे अपनी इज्जत प्यारी नहीं? ये सवाल सीधे सीधे सामाजिक बराबरी और मानवीय सम्मान के मुद्दे पर चोट करता है। बिल्कुल। और फिर वो जो कटाक्ष करती है वो तो लाजवाब है। वो कहती है कि तुम मेरे रूप रंग पर मोहित हो, ठीक है, लेकिन घाट किनारे तुमसे ज्यादा सुंदर औरतें घूमती हैं, उनसे दया क्यों नहीं मांगते? पॉइंट है। क्योंकि वहां तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाती हूँ। कितना सस्ता सौदा है। ये शब्द चैन सिंह के पाखंड की, उसके सामाजिक घमंड की धज्जियां उड़ा देते हैं। बिल्कुल आईना दिखा दिया। हाँ, वो उसे बता देती है कि तुम्हारा ये पछतावा भी कहीं ना कहीं मेरी सामाजिक और आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश ही लग रहा है। चैन सिंह शर्मिंदा हो जाता है, कहता है कि इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है। वो तो उसके चरणों पर सिर रखने को तैयार है। इस पर मुलिया का जवाब और भी तीखा और लॉजिकल है। वो कहती है इसीलिए ना कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। सही। जाकर किसी खतरानी ऊंची जाति के स्त्री के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि उसका क्या फल मिलता है। फिर ये सिर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। वो साफ कर देती है कि वो उसकी इस दया के पीछे का खेल समझ रही है। कमाल की औरत है। हाँ, उसकी ये वाकपटुता, उसका ये साहस चैन सिंह को पूरी तरह निहत्था कर देता है। जमीन में गड़सा जाता है वो। मुलिया यहीं नहीं रोकती। वो अमीरों के घरों के पाखंड पर भी बात करती है कि कैसे पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है, लेकिन गरीबों के लिए तो अपनी मर्यादा ही सब कुछ होती है। वो महावीर की वफादारी पर अपना अटूट विश्वास दिखाती है। कहती है, तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना? आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बहुत कड़वी सच्चाई। लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाएं, तब भी वो महावीर मुझे इसी तरह रखेगा। ये तुलना मर्द की वासना और सच्चे प्यार के फर्क को साफ कर देती है। बिल्कुल सही। और आखिर में वो चेतावनी देती है, जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं अच्छा ना होगा। इन शब्दों में धमकी से ज्यादा एक नैतिक अधिकार है, एक आत्मविश्वास है। और प्रेमचंद जी यहाँ लिखते हैं कि ये शब्द चैन सिंह के लिए उबलती हुई चाशनी पर शीतल झल के छींटे जैसे थे। उसका जवानी का वो झूठा नशा जो घमंड और वासना पर टिका था वो उतर गया। अच्छा। अब जो बचा वो शायद असल जवानी थी, जिसमें साहस होता है, दया होती है, आत्मविश्वास होता है। मुलिया के शब्दों ने, उसके चरित्र की मजबूती ने चैन सिंह के अंदर सोए हुए बेहतर इंसान को जैसे जगा दिया। ये दिखाता है कि शब्दों में और चरित्र में कितनी ताकत हो सकती है, बिगाड़ने की भी और बनाने की भी। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ मन में नहीं था, उसके व्यवहार में दिखने लगा। चैन सिंह सचमुच बदल गया। जो पहले गुस्सैल था, मजदूरों को पीटता था, किसानों को धमकाता था, हाँ। वो अब दयालु, गंभीर और सहनशील हो गया। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहानी में इसके दो बड़े अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। एक, जब उसने खेत की टूटी नाली देखी और पानी बह रहा था, जबकि वो क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी थी। हाँ, याद है। पहले का चैन सिंह होता तो शायद मार पीट या गाली गलौज कर देता। बिल्कुल। पर बदले हुए चैन सिंह ने खुद फावड़ा उठाया, नाली ठीक की, बुढ़िया से नरमी से बात की, उसका डर दूर किया और उसके बेरोजगार पति को काम भी दे दिया। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये दूसरों की स्थिति को समझने की कोशिश थी, हमदर्दी थी। सही कहा। दूसरा उदाहरण भी ऐसा ही है, जब उसने दो मजदूरों को काम छोड़कर बेर खाते देखा। हाँ। पहले होता तो डांटता, सजा देता। हाँ। पर अब उसने क्या किया? उनके साथ बैठकर बेर खाए, नमक मंगवाया और कहा,
बेर खा लो, काम तो करना ही है। ये तो कमाल का बदलाव है। हाँ, और इस व्यवहार का मजदूरों पर बहुत पॉजिटिव असर हुआ। वो आपस में कहते हैं मालिक ऐसा हो तो काम करने में जी लगता है, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। ये दिखाता है कि सम्मान और सहानुभूति कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकती है। कहानी फिर कुछ समय आगे बढ़ती है। चैन सिंह को कचहरी जाना होता है और वो महावीर का इक्का मंगवाता है। इक्के और घोड़े की बुरी हालत देखकर उसे हैरानी होती है। पूछता है तो महावीर अपनी दर्दनाक कहानी बताता है, कैसे लारियों ने उनका काम छीन लिया है, आमदनी 20 आने रोज भी नहीं होती, कर्ज बढ़ गया है, जानवर पालना मुश्किल हो गया। उफ, गरीबी की मार। हाँ, महावीर ये भी बताता है कि अब गुजारे के लिए उसकी सास और मुलिया दोनों घास छीलकर बेचती हैं। मुलिया दोपहर तक घास छीलती है, फिर तीसरे पहर बाजार जाती है और रात गए लौटती है। ये सुनकर चैन सिंह को जरूर बहुत धक्का लगा होगा। हाँ, लगता तो है। और फिर वो सीन आता है जब चैन सिंह कचहरी से लौटते हुए मुलिया को बाजार में घास बेचते देखता है। अच्छा? यहाँ मुलिया का रूप बिल्कुल अलग है। वो बनी ठनी है, गुलाबी साड़ी पहने है और साइसों कोचवानों से घिरी मोल भाव कर रही है। ये एक अलग ही मुलिया है। वहां का माहौल थोड़ा हल्का है, शायद थोड़ा फूहड़ भी। कोचवान उसे दिल्लगी कर रहे हैं, उसकी सुंदरता पर कमेंट कर रहे हैं, तेरा जमाना है, बुढ़ऊ के मुंह में पानी भराया। मुलिया भी यहाँ शर्माती या झिझकती नहीं दिखती। वो आत्मविश्वास से ऊंचे दाम मांगती है, 12 आने। उनकी बातों का जवाब देती है, मुस्कुराती है। चैन सिंह को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है। एक तरफ उसे उन कोचवानों पर गुस्सा आता है जो मुलिया को ऐसी नजरों से देख रहे हैं। हाँ, उसे लगता है कि इन दुष्टों को जूते से पीटें। और दूसरी तरफ वो मुलिया के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान है। वही मुलिया जो उसके सामने शेरनी की तरह धाड़ी थी, यहाँ इस माहौल में इतनी सहज कैसे है? क्या ये वही आत्मसम्मान वाली मुलिया है? उसके मन में जरूर एक द्वंद चलता होगा। हाँ, वो शायद समझ नहीं पा रहा कि ये मजबूरी है, जीने का तरीका है या कुछ और। कंफ्यूज्ड है वो। तभी वकील लोग बिकल्ले लगते हैं। मुलिया एक फिटन के पीछे दौड़ती है, एक वकील साहब को घास देती है, पैसे लेती है, मुस्कुराकर उनसे कुछ बात भी करती है और फिर खुश होकर घर की तरफ चल देती है। और चैन सिंह ये सब देखकर जैसे सुध-बुध खो बैठता है। वो वहीं पान की दुकान पर जड़ की तरह खड़ा रह जाता है। यहाँ तक कि पान वाला भी उसे टोकता है, ठाकुर साहब, इसकी दवा करो, ये बीमारी अच्छी नहीं है। उसका मतलब शायद चैन सिंह की इस हालत से है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में खो गया हो। हाँ, ये सीन मुलिया के जीवन की जटिलताओं और चैन सिंह पर उसके असर को और गहरा कर देता है। चैन सिंह इक्के पर लौटते हुए महावीर से एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि महावीर उससे 1 रुपया रोज ले लिया करे। अच्छा, क्यों? बस जब वो बुलाए तब आ जाए। मकसद साफ है, ताकि मुलिया को इस तरह घास बेचने बाजार न जाना पड़े। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वो ये भी कहता है, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि चैन सिंह का हृदय परिवर्तन कितना गहरा है। वो अब मुलिया की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है। सही कहा। और वो ये एहसान जताता भी नहीं। महावीर से कहता है कि ये बात मुलिया को ना बताए। ये गुमनाम मदद उसके बदले हुए चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहानी का अंत बहुत मार्मिक है और प्रभावशाली भी। कुछ दिनों बाद शाम के समय चैन सिंह उसी जगह से गुजर रहा होता है जहां उसने पहली बार मुलिया का हाथ पकड़ा था। अच्छा, उसी जगह? हाँ, मुलिया उसे आवाज देती है। वो बताती है कि अब वो घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह स्वीकार करता है कि हाँ, उसने उसे बाजार में देखा था और ये भी कि महावीर ने सब बता दिया है। इस पर मुलिया उस पहली घटना को याद दिलाती है, यहाँ तुमने मेरी बांह पकड़ी थी। चैन सिंह लज्जित होता है, लेकिन मुलिया बहुत गहरे एहसास के साथ कहती है, उसे क्यों भूल जाऊं, उसी बाहाग्रह की लाश तो निभा रहे हो। वो समझती है कि चैन सिंह की मदद उसी घटना से जुड़ी है, उसी अपमान के प्रायश्चित का एक रूप है। वाह, कितनी गहरी समझ है। वो गरीबी की मजबूरी का जिक्र करती है, जिसने उसे बाजार में वो सब करने पर मजबूर किया था। फिर वो एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। वो जानना चाहती है कि चैन सिंह ने उसके बाजार वाले रूप को कैसे परखा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उसके लिए। हाँ, चैन सिंह पूरी दृढ़ता से कहता है, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। ये जवाब मुलिया के लिए शायद सबसे बड़ा इनाम है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि चैन सिंह अब सिर्फ उसके बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को, उसकी मजबूरियों और उसके आत्मसम्मान को समझता है। इस पर मुलिया मुस्कुराती है और कहती है, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। ये वाक्य उनके बीच एक खामोश समझ, एक गहरे सम्मान के रिश्ते को जैसे स्थापित कर देता है। कहानी यहीं समाप्त होती है जब ढलते सूरज की रोशनी में चैन सिंह मुलिया की ओझल होती हुई परछाई को देखता रह जाता है।
ये कहानी अंत में कई सवाल छोड़ जाती है। ये गरीबी और मजबूरी के दलदल में भी मानवीय गरिमा के जिंदा रहने की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान का साहस और नैतिक बल दूसरे के जीवन में क्रांति ला सकता है। सही। मूल्या का किरदार सिर्फ एक शोषित औरत का नहीं है, बल्कि एक ऐसी नायिका का है जो मुश्किल हालात में भी अपना मान बनाए रखती है और दूसरों को भी बदलने की ताकत रखती है। बिल्कुल। और चैन सिंह का बदलना दिखाता है कि इंसान में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, अगर उसे सही आईना दिखाया जाए। हाँ बिल्कुल। सच में घास वाली सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय स्वभाव, सामाजिक दबावों और आत्मसम्मान की ताकत का एक गहरा अध्ययन है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बाहरी परिस्थितियों के आगे झुक जाना या अपने मूल्यों पर टिके रहना, इनके बीच का जो संघर्ष है वो कितना असली और कितना मुश्किल होता है। सही बात है। तो इस कहानी से उभरता एक विचार ये हो सकता है, क्या सच्ची गरिमा बाहरी हालात तय करते हैं, या वो एक अंदरूनी ताकत है जो हर हाल में कायम रह सकती है और शायद दूसरों पर भी असर डाल सकती है? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने के लिए। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और वो जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको तुरंत पता चल जाए। बिल्कुल। और कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। आपके कमेंट्स हमें हौसला देते हैं। हाँ, जरूर। शुक्रिया।